हेलो एवरीवन। आज हम लोग सार, भावार्थ, अर्थ और व्याख्या में क्या अंतर है यह पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये चारों चीज़ें एक जैसी लगती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन चारों चीज़ों में धरती और आसमान का अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थ। अर्थ क्या होता है बेटा? अर्थ लिखते समय हम लोग किसी भी काव्य या गद्य के प्रत्येक शब्द तथा प्रत्येक पंक्ति पर ध्यान देते हैं। मतलब प्रत्येक शब्द के, प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को जानकर, अगर काव्य है तो उसको हम लोग गद्य के रूप में लिखते हैं, और यदि गद्य है तो उसकी भाषा थोड़ी सी सरल करके लिख देते हैं। यह तो हो गया अर्थ। और अब सार क्या होता है? सार को सारांश भी कहा जाता है। सार को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दही, सारे बच्चे जानते होंगे दही सबके घर में जमती होगी। दही को जब हम लोग मथते हैं तो दही का मक्खन ऊपर आ जाता है और जो छाछ होता है वो नीचे बच जाता है। तो बेटा क्या आप लोग ये बता पाओगे कि जो हमने मट्ठा महा उसका मक्खन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नीचे बचा हुआ छाछ? बेशक आप लोगों में से सभी बच्चों का यही जवाब होगा, मक्खन। तो बेटा सार जो होता है मूल अवतरण का, वही मक्खन जैसा चीज होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूल अवतरण होता है, मूल अवतरण की जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह होती है सार। और अब भावार्थ। भावार्थ क्या होता है? भावार्थ, भाव का अर्थ। बेटा भावार्थ जो होता है वो अर्थ और व्याख्या के बीच की चीज होती है। जब हम लोग भावार्थ लिखते हैं तो एक ही पंक्ति का हर व्यक्ति अलग अलग तरह से भावार्थ लिख सकता है। जैसे बादल, यदि हमने कहा बादल, तो बादल शब्द का अर्थ होगा कि आसमान में काली घटा छाई हुई है। लेकिन यदि इसी बादल छाए हुए हैं, इसी पंक्ति का भावार्थ लिखना हुआ तो यह भावार्थ अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ देगा। जैसे बादल का अर्थ किसी गृहिणी के लिए होगा कि आज हमें छत पे कोई सामान नहीं डालना है। किसी बच्चे के लिए होगा कि आज बादल छाए हुए हैं, हो सकता है स्कूल के टाइम पे बारिश होने लगे और हमें स्कूल न जाना पड़े। कृषक के लिए होगा कि बारिश हो जाए तो सिंचाई का हमारा काम हो जाए। किसी गायक के लिए होगा कि मेघराग गाने का समय आ गया है। किसी विरहिणी के लिए होगा कि यह जो बादल है वो हमारे विरह को और भी बढ़ाने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि भावार्थ जो है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ देता है, क्योंकि भाव वह हमारे इमोशन से, हमारे फीलिंग से, हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसा हम फील करते हैं वैसा भावार्थ लिखते हैं। और अब व्याख्या। व्याख्या क्या होता है बेटा? व्याख्या जो होता है वो अर्थ से बिल्कुल भी अलग होता है। आप लोगों को ये लगता है अर्थ और व्याख्या एक है। अर्थ में हम लोग पंक्ति के प्रत्येक शब्द के अर्थ पर ध्यान देते हैं और प्रत्येक शब्द के अर्थ को जानकर उसको जोड़ करके एक सार्थक पंक्ति बना देते हैं, वह हो जाता है अर्थ। लेकिन व्याख्या लिखते समय हमें मूल प्रकरण को व्याख्यान देना होता है, उसका विस्तार देना होता है, विश्लेषण करना होता है। व्याख्या लिखते समय हमें मूल प्रकरण के काव्य सौंदर्य, साम्य भाव, स्पष्टीकरण सब पर ध्यान देना होता है। इसके अलावा व्याख्या को हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, साम्य भाव, विशेष आदि अनेक हेडिंग में लिखते हैं। व्याख्या लिखते समय हम उसे स्पष्ट करने के लिए अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़ सकते हैं, कोई दूसरे विद्वान का कथन डाल सकते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं,
कहने का तात्पर्य यह है कि मूल प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए हम उसको पूरा विस्तार दे सकते हैं, हमें उसे स्पष्ट करना है, किंतु अर्थ के साथ ऐसा नहीं होता है। और अब हम लोग जानेंगे भावार्थ और सारांश में अंतर क्या है। तो बेटा, देखने में हमें सारांश और भावार्थ दोनों एक जैसे लगते हैं, किंतु दोनों में अंतर होता है। वह क्या अंतर होता है? सारांश जब हम लोग लिखते हैं तो वो मूल प्रकरण का लगभग 1/3 होता है। सारांश लिखते समय हम लोग मूल प्रकरण के सिर्फ प्रधान भावों को ही लिखते हैं, मतलब जो प्रधान बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, सिर्फ उन्हें ही लिखते हैं। और भावार्थ लिखते समय हम प्रधान के साथ साथ गौण बातों को भी लिखते या पढ़ते हैं। उसमें कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि सारांश और भावार्थ दोनों को लिखते समय हमारी भाषा सरल, संक्षिप्त, सरस होनी चाहिए। हमें उसमें मुहावरे, लोकोक्ति, कथन आदि का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन सारांश में हमें सिर्फ प्रधान बातों को लेना है और भावार्थ में प्रधान और गौण दोनों ही बातों को लेना है। सारांश लिखते समय मूल प्रकरण का 1/3 होना चाहिए। अगर 3 पेज का मूल प्रकरण है तो 1 पेज का सारांश होना चाहिए। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर चल जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा शब्दों का हेरफेर हुआ तो हमारा वो आंसर गलत हो जाता है। और भावार्थ लिखते समय मूल प्रकरण का आधा होना चाहिए, अर्थात यदि हमारा मूल प्रकरण 3 पेज का है तो हमारा भावार्थ नियर अबाउट 1.5 पेज का होना चाहिए। यह तो हुआ सारांश और भावार्थ में अंतर। और अब सारांश और भावार्थ को किस प्रकार लिखना चाहिए, उसे लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो बेटा, हम चाहे सारांश लिख रहे हों या भावार्थ लिख रहे हों, दोनों को लिखते समय सबसे जरूरी चीज है कि मूल प्रकरण को हम हाथ में पेंसिल लेकर के 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे जिस व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग उसे रीड करें और प्रॉपरली रीड करें, बहुत गहन अध्ययन करें। रीड करते समय यदि हम सारांश लिख रहे हैं तो सिर्फ प्रधान बातों को, और भावार्थ लिख रहे हैं तो प्रधान और गौण दोनों ही बातों को रेखांकित करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे। अब जब हम पूरा चैप्टर या पूरा प्रकरण पढ़ लेंगे तब रेखांकित जो शब्द हैं या पंक्तियां हैं सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे। उन्हें पढ़ करके हम ये देखेंगे कि कोई ऐसी बात जो हमें अपने सारांश में या अपने भावार्थ में शामिल होना चाहिए छूट तो नहीं गई है। यदि छूट गया है तो हम फिर से उसे अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करने के बाद कहीं रफ कॉपी में हम उन रेखांकित शब्दों और वाक्यों को एक तारतम्यता देते हुए रफली शॉर्ट नोट बना लेंगे। शॉर्ट नोट बना करके उसे फिर से पढ़ेंगे कि कहीं पे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। जब उस रफ नोट को हम पढ़कर संतुष्ट हो जाएंगे तब हम अपना सारांश या भावार्थ लिखेंगे। सारांश और भावार्थ दोनों को लिखते समय भाषा पर हमें विशेष ध्यान देना है। भाषा हमारी सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भाषा हमारी गागर में सागर भरने वाली होनी चाहिए। भावार्थ लिखते समय हमें भाव का अर्थ लिखना है, लेकिन भावार्थ में भाव का पदान्वय नहीं करना है। तो बेटा, यहाँ पर हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।